हे गाइस, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल। आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं जॉब एस्पायरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। और ये वाली जो वीडियो है जून मंथ के चौथे वीक की है, यानी इस मंथ में पूरा महीना ये कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट ऑलरेडी मैं इसी चैनल पे डाल चुका हूं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये जो इस वीडियो होगी, इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेज़ भी मिल जाएंगे सारे जो भी जून में हुए हैं, जितने भी, और उनकी थीम भी हैं। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे, जैसे करंट अफेयर्स रहेगा, रिवीजन रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इसमें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पर्यटन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक रवाना हुई? यानी इंडो नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने वाली जो ट्रेन थी, टूरिस्ट ट्रेन है ये पहले बात याद रखना आप। और ये जो ट्रेन है ये नई दिल्ली से चली है, नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, और नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन चली है। इसमें पहली जो खेप गई थी, लगभग 500 व्यक्ति इस ट्रेन में गए थे। और ये ट्रेन भारत गौरव पर्यटन के तहत चलाई गई है। और इसका मकसद क्या है? जो रामायण सर्किट से जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो भी शहर हैं या जो भी गांव नगर जो भी होंगे, उनको कनेक्ट करते हुए ये ट्रेन चलेगी। कुछ डिटेल्स हैं, जैसे ये वो ट्रेन है, आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेन है वो। और रेल मंत्री हमारे अभी अश्विनी वैष्णव हैं, और वाणिज्य मंत्री भी हैं, ये कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन जो ए है अपना, जितेंद्र सिंह ने ये उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। और अभी तक जो अगर हम बात करें तो लगभग 153 ये इनकी संख्या अब हो चुकी है। और अगले 5 सालों में ये 100 और बनाने की इनकी मुहिम है। अगले 5 वर्षों में 100 ऐसे भूकंप स्टेशन या भूकंप विज्ञान स्टेशन केंद्र वहाँ बनेंगे, इनका ये टारगेट है। और और अगर बात करें भूकंप मापी यंत्र की, तो उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और अगर रिएक्टर स्केल की मैं बात करूँ, तो अगर किसी कहीं पे भूकंप आता है मान लो, और उसकी तीव्रता 2 या 3 के बीच में है, रिएक्टर स्केल में है और 2 और 3 के बीच में है, तो उसे हम सूक्ष्म भूकंप कह सकते हैं। और अगर वो 7 से ऊपर है या एटलीस्ट 7 है, तो उसे घातक माना जाएगा। ये हमारे जितेंद्र सिंह की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये मिनिस्ट्री इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इनके पास है। और परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी और अंतरिक्ष मंत्री भी यही हैं, जितेंद्र सिंह। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग के नए सीईओ नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन जो अपना डी है, परमेश्वरन अय्यर जो हैं, ये अभी नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर इसमें देखो, हम अगर ऑप्शन की बात करें, सुमन बेरी लिखा है यहाँ पे, ये उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। ये हाल ही में ये भी चेंज हुए थे, जून के स्टार्टिंग में आई थिंक ये चेंज हुए हैं। पहले डॉक्टर राजीव कुमार थे, लेकिन अब उनका स्थान इन्होंने ले लिया है, सुमन बेरी जी। और ये अर्थशास्त्री हैं, ये याद रखना। और अगर बात करें इसका नीति आयोग की, तो इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होगा देश का, अपने भारत देश का, वो इसका अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान अभी यहाँ नरेंद्र मोदी लिखा है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष होंगे, और वो है भी।
और जो पहले वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष थे, सॉरी, जो पहले उपाध्यक्ष थे जब नीति आयोग बना था, तो ये अरविंद पनगड़िया जी थे पहले वाले। और पहले वाले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर, ये याद रखना। अभी जो अय्यर बने हैं सीईओ, ये तीसरे नंबर के हैं। इनसे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया है? अमिताभ कांत का, ये याद रखना। अमिताभ कांत का 30 जून को ख़त्म हो जाएगा कार्यकाल, तो उनका स्थान इन्होंने लिया है। बढ़ते हैं आगे। ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये आईएएस कैडर 19 यूपी कैडर के हैं, 1981 के आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ये भी याद रखना। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे ये न्यू अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका हैं। और रॉ, ये इसकी फुल फॉर्म है रॉ एंड एनालिसिस विंग, इसके सुमंत कुमार गोयल हैं। अभी भी वर्तमान में भी इनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो सुमंत कुमार गोयल याद रखना। आर्मी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बीएस राजू। अच्छा, राजू से तुम्हें बीएस राजू से एक नाम याद आएगा, डॉक्टर एस राजू का। डॉक्टर एस राजू, ये कौन है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं। अच्छा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के कौन बने हैं? नए अपॉइंटमेंट कौन हुआ है? दिनकर गुप्ता। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं अभी। और डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? आर के गुप्ता। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट यानी डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के नया अपॉइंटमेंट कौन हुआ है? नितिन गुप्ता। और जियो के चेयरमैन अभी कौन बन गए हैं? आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी जी ने इस्तीफा दिया था और उनके बाद आकाश अंबानी जी को ये पद मिल गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया? पहला स्वदेशी उनका रॉकेट है, स्पेस रॉकेट नूरी, किसने लॉन्च किया है? तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, साउथ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। इसका ही नाम है, नूरी का ही नाम है, कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अंतरिक्ष में ये अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला 10वां देश बन गया है। इससे पहले 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना उपग्रह स्थापित कर रखा है। अच्छा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। साउथ कोरिया का नूरी, भारत का आर्यभट्ट। और कब बनाया था? 1975 में। किसकी सहायता से बनाया था? रूस की सहायता से। ये भारत का था। और ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज है नूरी की, ये लिखा है यहाँ पे। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? योन सुक योल। कैपिटल कौन सी है? सियोल, ठीक है ना? योन सुक योल, कैपिटल सियोल, इजीली याद भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? देखो, देश तो भारत ही करेगा, ये कन्फर्म है, ये पहले ही हो गया था। कौन सा शहर करेगा? अगर सिटी की बात करें हम, तो ऑप्शन ए जो कश्मीर है, कश्मीर इसकी इस बार मेज़बानी करेगा। ये कंट्रीज़ के G20 कंट्रीज़ के इसमें नाम है, आगे भी मैं दिखा दूंगा। ये नाम है, देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस। ये G20 के कंट्री के सारे देश हैं जो इसमें शामिल रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे कब मनाया गया? ऑप्शन सी है हमारा 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। अच्छा, ये जो डेज़ हैं, इसमें जो लास्ट में मैं जब लास्ट होगा इस वीडियो का, तो लास्ट में आपको जितने भी जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज़ थे वो सारे मैंने कवर किए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना।
इस वर्ष की जो थीम थी ये थी इसकी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओलंपिक दिवस की ये थीम थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक साथ। टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक साथ। और दिस ईयर ओलंपिक्स डे विल बी सेलिब्रेटेड एंड एम्फेसिस ग्लोबल पीस। वैश्विक शांति के लिए इस बार ये ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो क्या आगे लिखी, आगे जो बातें लिख रही हैं, वर्ल्ड ओलंपिक डे 2022 एम्फेसाइजेज द बिल्डिंग बेटर स्पोर्ट्स, यानी खेल के ज़रिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना इनका इस बार एम है, और इसीलिए ये दिवस इन्होंने मनाया है। इनकी थीम भी आपने पढ़ ली होगी, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। थीम से ही पता चल रहा होगा, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक साथ। ये ओलंपिक डे वाली देखो यहाँ पे लिखा भी है 23 जून। अच्छा, ओलंपिक से कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं। पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? 1886 में। अच्छा, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस से, ग्रीस। एथेंस से शुरुआत हुई थी। ओलंपिक कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। और पहला, अगर हम भारत की बात करें, इसमें पहली इंडियन वुमेन की कौन थी जिन्होंने इसमें मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। अगर भारत की बात करें ओवरऑल, पहली बार भारत को मेडल कब मिला था? 1928 में। तो इतनी चीज़ याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सारे डेज हैं, मैं ये अभी स्लाइड में है, आगे मैं स्लाइड करूँगा तो बताऊँगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा हवाई अड्डा जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट देश का इंटायरली हाइड्रो और सोलर, हाइड्रो मतलब पानी, सोलर पावर से चलता है, पहला है देश का ये। तो ऑप्शन जो सी है अपना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूर्णतः जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। DIAL पर्यावरण स्थिरता की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। उसने दिल्ली के हवाई अड्डे को शुद्ध और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2030 तक का टारगेट रखा है कि 2030 तक हम दिल्ली हवाई अड्डे को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन से मुक्त कर लेंगे। और इसके CEO कौन है? विधेय कुमार जयपुरियार। ये देखिए इमेज में आप दिख रहा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू सोलर और हाइड्रो से चलने वाला। ये चीज़ें आप पहले भी यहाँ देख चुके हैं। CO2 2 लाख टन CO2 जो है प्रोड्यूस होती है एवरी ईयर। और नाम से पता चला होगा ग्रीन एनर्जी, यानी हरित ऊर्जा, ग्रीनर टुमारो, हरित कल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप विवाटेक द्वारा किस देश को वर्ष का देश, ये तो इंडिया ही है, वर्ष का देश इंडिया को नामित किया गया है इस बार। अच्छा, और चीज़ें कुछ डिटेल्स हैं इसकी। स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोइंग रैपिडली, लगातार बढ़ रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकार का योगदान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है इसमें। और भारत में लगभग 100 यूनिकॉर्न हैं वर्तमान में, जो इकोसिस्टम को दर्शाते हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को दर्शाते हैं। और विवाटेक जो है, विवाटेक यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों में से एक है, और ये ऐसे ही कार्यक्रम करवाती है। इसे 2016 में शुरू किया गया था, और ये हर साल कहाँ होता है? पेरिस में। ये याद रखना है, हर साल ये पेरिस में होता है। ये आपको फ़ोटो दिख रही होगी, अश्वनी वैष्णव जी की है, रेल मिनिस्टर भी हैं, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर यही हैं। हाल ही में GSAT-24 उपग्रह, GSAT-24, अच्छा उपग्रह की बात हुई तो अभी तुमने नूरी पढ़ा होगा साउथ कोरिया का, अपना GSAT-24 उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसे किस देश के रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया गया ये तुम्हें बताना है। ये रिसेंटली हुआ है,
तो याद रखना करंट अफेयर्स में का मैं कवर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन बन सकता है ये नूरी के ऊपर या इस उपग्रह के ऊपर GSAT-24 के ऊपर क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो ऑप्शन जो सी है, हमने ये फ्रांस की सहायता से लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? देखिए, GSAT-24 सैटेलाइट इसरो ने किसके लिए बनाया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए ये GSAT-24 बनाया था, और इसे एरियन 5 स्पेस लॉन्च व्हीकल इसके द्वारा, ये कंपनी है फ्रांस की कंपनी है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें उस रॉकेट की, तो उसका नाम है एरियन स्पेस, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से? फ्रेंच गुआना, साउथ अमेरिका के कोरोउ जगह से इसे लॉन्च किया गया है। ये आप इमेज देख रहे होंगे, GSAT-24 यहाँ लिखा भी है, देखिए। और इसरो के चेयरमैन, इसरो की तो बात हुई थी अभी, इसरो ने किसके लिए बनाया? ये इसके लिए बनाया था, NISIL के लिए बनाया था। अच्छा, इसरो के जो अभी चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ है। और NSIL के चेयरमैन कौन है? श्री राधाकृष्णन दुराईराज, ये वहाँ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शांति का नोबेल पुरस्कार यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए दिमित्री मुराटोव ने बेच दिया है। दिमित्री मुराटोव ने ये बेचा है। तो किस देश के पत्रकार हैं? क्वेश्चन, तो वो रूस के पत्रकार हैं। इन्होंने अपना ये नोबेल पुरस्कार, इन्हें पिछले ही साल मिला था, इन्होंने ये बेच दिया है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, उनकी मदद के लिए उन्होंने अपना ये प्राइज़ बेच दिया है। अच्छा, क्यों मिला था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था। और फिलीपींस की एक व्यक्ति और हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मारिया रेसा, इनके साथ इन्हें ये अवार्ड, ये नोबेल प्राइज़ मिला था। कितने में बिका है ये? $10.35 मिलियन में बिका था। और ये कहते हैं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी जितने में ये बिका था। और अगर पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 2014 में अपना नोबेल प्राइज़ सेल किया था? तो वो जेम्स वॉटसन थे, जिन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ सबसे पहली बार बेचा था। कितने रुपए में? 47.60 लाख रुपए में उन्होंने बेचा था। इन्हें कितने मिले हैं? $10.35 मिलियन में इन्होंने अपना ये नोबेल प्राइज़ बेच दिया है। किसके लिए? यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए। शांति पुरस्कार था, इन्हें पिछले साल मिला था, तो इन्होंने ये सेल कर दिया है। ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये मारिया रेसा हैं और ये दिमित्री मुराटोव हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, दुर्लभ मांसाहारी पौधा, एक सेकंड सॉरी, दुर्लभ मांसाहारी पौधा की प्रजाति किस राज्य में मिली है? किस स्टेट में मिली है? रिसेंटली विच स्टेट रेयर कार्निवोरस स्पेसीज है प्लांट की, और पहली बार मिली है? तो ये ऑप्शन जो हमारा सी है, उत्तराखंड में मिली है। ये उत्तराखंड में एक मांसाहारी मिला है, पौधा है ये, और ये मच्छर कीट मकोड़े वगैरह को ये खाता है। अच्छा, उत्तराखंड में कुछ स्कीम चली हुई थी, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक है, उत्तराखंड वॉज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ड्रोन। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने ड्रोन को लॉन्च किया। और 1064 ये एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है। हिम पहरी योजना इन्होंने ही लॉन्च की थी। और पहला वन चिकित्सा केंद्र भी यहीं खोला गया था। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं आपको मिलेगा, पहला लाइकेन पार्क भी आपको यहीं मिलेगा। और कुमाऊं के चुरा ऑयल है कोई, इसको GI टैग मिला था। और यहाँ पे राजमा को भी अभी हाल ही में GI टैग मिला है। और सौभाग्यवती स्कीम भी यहीं पे चली थी। ये किसके लिए चली थी? गर्भवती महिलाओं के लिए। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? यानी फर्स्ट झारखंड है, सेकंड आंध्र प्रदेश है, तीसरा राज्य ये पूछ रहे हैं जो यूरेनियम खनन में प्रवेश कर चुका है, यानी वहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले होंगे। तो ऑप्शन जो अपना सी है, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। किस जगह पे मिले हैं? तो भारत यूरेनियम का भंडार जो मिला है ये सीकर के खंडेला इलाके में, यहाँ पे लिखा सीकर खंडेला, एरिया ऑफ सीकर के खंडेला इलाके में ये
मिला है। और इसमें इसमें माइनिंग का काम कौन करेगा? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें माइनिंग का कार्य करेगा, मतलब खुदाई का जो भी काम करेगा वो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राजस्थान से रिलेटेड, जैसे ऑर्गन डोनर मेमोरियल यहीं पे बना था, जयपुर में, राजस्थान में ही। और स्टैचू ऑफ पीस भी पाली में, राजस्थान में ही है। और खादी का सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में जो है प्रदर्शित किया गया था। ये राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं, जैसे डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण भी यहीं से किया था, राजस्थान से, ये याद रखना। और कहाँ से? पोखरण से किया था। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है वो भी राजस्थान में ही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मैं पानी पी लेता हूँ। किस बैंक ने छात्रों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? यानी विच बैंक रिसेंटली लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट, यानी छात्रों के लिए किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन जो अपना सी है, आईसीआईसीआई बैंक, इसने इसे छात्रों के लिए लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई आईसीसी बैंक लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म पावर असिस्ट स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया, परसिंग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे भारत में हो या विदेश में हो, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? सुदीप बख्शी जी यहाँ के इसके आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। 2023 तक ये रहेंगे, ये याद रखना। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। क्या मस्त टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के क्या हो रहा है, अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन जो सी है अपना, रुचिरा कंबोज, इनको इन्होंने नामित किया है या इनकी नियुक्ति की है। 1 जुलाई से ये वैसे तो इनकी नियुक्ति हो गई है, ये अपनी जॉब वहाँ पे अब कर रही हैं। भूटान में ये इंडियन राजदूत थी, वहाँ से इनको अपॉइंटमेंट मिला है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अगर हम बात करें तो टीएस त्रिमूर्ति का इन्होंने स्थान लिया है। और रिप्रेजेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। यूनाइटेड नेशंस में जो न्यूयॉर्क में, वहाँ पर रिप्रेजेंटेट कौन करेंगी? रुचिरा कंबोज। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, सबको मालूम होगा एंटोनियो गुटेरस हैं। और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल जी थे, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, संबोधन किया था मतलब। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी, ये याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एंटोनियो गुटेरस जी हैं, उनका फ़ोटो है, आपको दिख रहा होगा, ये पुर्तगाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में कहाँ पर सबसे लंबा पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया है? पद्मा ब्रिज, पद्मा ब्रिज। तो ऑप्शन जो सी है, बांग्लादेश में पद्मा जो ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका इनाग्रेशन किया है। इस पुल की लंबाई है 6.5 किलोमीटर और इसके जो पोल हैं इसकी डिस्टेंस है 150 मीटर, 150 मीटर है। पद्मा रिवर पे ये बना है। पद्मा रिवर कौन सी रिवर है? गंगा नदी, जो बांग्लादेश में पहुंचने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। भारत में उसे गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में उसे पद्मा कहते हैं। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये तुम्हें याद रखना है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, शेख हसीना। ये इमेज आपको दिख रही होगी शेख हसीना जी के। ये पद्मा बुरुज है। ये जो लेंथ है इसकी, जो ये दूरी है, ये इस पोल से इस पोल तक ये 150 मीटर है। और अच्छा, अगर सबसे लंबे पुल की भारत की बात की जाए तो
चलो ये तो बांग्लादेश का था जो सबसे लंबा पुल था, बांग्लादेश के निजी पैसे से बना हुआ था ये, स्वदेशी लागत से। अगर भारत का सबसे लंबा पुल हम बात करें तो भूपेन हजारिका है। कितनी लेंथ है उसकी? 9.15 किलोमीटर है। और उसका दूसरा नाम ढोला सादिया भी उसे कहते हैं, ढोला सादिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार की मान्यता को 50 वर्षों पुराने फैसले को पलट दिया है? यानी 50 साल पुराना एक फैसला था जिसे उन्होंने अभी चेंज कर दिया है। तो जो ऑप्शन अपना ए है और अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका में ये हुआ है। अमेरिका की जो सीनेट है उसने वहाँ पे इस, एक सेकेंड, ठीक है, एक बिल पास किया था। उसके तहत सीनेट क्या होता है? सीनेट होता है जो भारत में अपना राज्यसभा होता है ना, सीनेट इक्वल टू राज्यसभा, दोनों बराबर हैं ऐसा समझो। तो ये अमेरिका में हुआ है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, पैटामेक रिवर के पास ये स्थित है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस भारत की हैं और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, पहली अश्वेत। और अमेरिका से एक चीज़ और याद रखना, फीफा का जो 2026 का वर्ल्ड कप होगा अमेरिका के 11 शहरों में होंगे, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री, और तो हमारी ये देखो यहाँ देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इमेज आपके सामने है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, देखिए। और बेल्जियम, ये याद रखना। बेल्जियम किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स की। राजदूत कौन थे वहाँ पे? संतोष झा थे। और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? देखो सीनेट ने गन कंट्रोल, जो अभी तुम्हें याद होगा कि एक लड़के ने वहाँ पे बहुत सारे 14-15 बच्चों को गोली मार दी थी। तो अमेरिका में ये गन कानून अभी सीनेट, मैंने बताया था भारत का राज्यसभा और अमेरिका का सीनेट इक्वल है। तो ऑप्शन जो डी है, अमेरिका में ये हुआ है। अमेरिका से अभी मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताई, जैसे वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और कमला हैरिस इसके उपराष्ट्रपति हैं, सब मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अच्छा, अमेरिका से एक दो चीज़ें और बताता हूँ तुम्हें। अमेरिका का जो अभी कंप्यूटर था फ्रंटियर, जिसने फुगाको को पीछे छोड़ दिया, वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। और अमेरिका I2U2 ग्रुप इन्होंने बनाया है। I2 मतलब भारत, इजराइल और UAE और USA। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? अंबुबाची मेला कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ था। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अंबुबाची मेला असम में ये शुरू हुआ है। अच्छा, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र भी असम में शुरू हुआ था। और दीमा हसाओ ज़िले में महापाषाण काल के पत्थर भी, जो घड़े मिले हैं, वो भी असम में ही मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन पीछे आया था, आपको याद होगा, दिल्ली एयरपोर्ट वाला, जो हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला था। ये सोलर परियोजना है, टाटा पावर ने शुरू की है। ये कहाँ पे शुरू की है? ये शुरू की है ऑप्शन डी यानी केरला में। ये केरल में शुरू की गई है। और केरल से अगर तुम कुछ चीज़ें याद करोगे तो संतोष ट्रॉफी इन्होंने इस बार जीती है। किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को इन्होंने हराया है। बंगाल को इन्होंने हराया था, इन्होंने बंगाल को हराया है और संतोष ट्रॉफी जीती है। अभी रणजी ट्रॉफी का भी एक क्वेश्चन आएगा
कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो कंफ्यूज मत होना, संतोष ट्रॉफी अलग है और रणजी ट्रॉफी अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ईरान। ऑप्शन जो बी है, ईरान ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, ये रॉकेट का नाम क्या है? जुलजाना। रॉकेट का नाम है जुलजाना। जुलजाना। मोहम्मद पैगंबर के पोते इमाम हुसैन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लंबाई इसकी 25.5 मीटर है इस रॉकेट की। अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है ईरान ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना आर्मी ने, डीआरडीओ भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड का सफल परीक्षण किया है। चलो, सफल परीक्षण किया है, ये महाराष्ट्र में किया था, महाराष्ट्र में ये किया है। अच्छा, महाराष्ट्र कुछ चीज़ें और बताता हूँ। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। ये रेडियो दक्ष दक्षिण दृष्टि बाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ, नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे फिर से। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता बीरेंद्र सिंह, ये बीरेंद्र नहीं बरिंदर सिंह है वैसे, बरिंदर सिंह जी का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? बरिंदर सिंह जी हॉकी से संबंधित थे। बरिंदर सिंह ओलंपिक पदक विजेता टीम के हिस्सा रहे थे। हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का ये हिस्सा थे। 1970 में जब गोल्ड मेडल जीता था, 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये फ़ोटो है उनकी, आप देख रहे होंगे, ये उस समय जब प्लेयर थे तब की फ़ोटो है। और 1973 में एम्स्टर्डम में रजत पदक टीम जीते थे, तो उस टीम का हिस्सा थे ये। फिर से रिवाइज़ कराता हूँ, गोल्ड मेडल 1970 में जीता, तब ये भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। 1970 की बात कर रहा हूँ मैं। 1972 में, यानी 2 साल के बाद म्यूनिख में ओलंपिक हुआ, तो वहाँ पे कांस्य पदक जीती टीम, तब उसके ये वो थे, हिस्सा थे। और 1973 में एम्स्टर्डम में रजत पदक जीता था, तब ये उस टीम का हिस्सा थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो यहाँ पे देखो लिख रहा होगा मध्य प्रदेश, जो अपना ऑप्शन ए है। एमपी ने ये पदक जीता है इस बार। रणजी ट्रॉफी, सॉरी पदक बोल रहा हूँ मैं, रणजी ट्रॉफी इस बार एमपी ने जीत ली है। किसको हराया था इन्होंने? एमपी ने किसको हराया था? मुंबई को। मुंबई 42 बार की चैम्पियन है, इस बार उन्होंने, इनको एमपी ने हरा दिया है। मध्य प्रदेश 6 विकेट से जीता था, ये याद रखना है। अच्छा, मुंबई का कप्तान कौन है? मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ हैं, और इनकी तरफ से सरफराज खान ने ही सेंचुरी लगाई थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ये याद रखना। लेकिन इस बार पहली बार खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए? तो स्कॉलजेंग रिंगजिन पहले भारतीय बन गए हैं। ये अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। और बात करें अगर हम, ऑप्शन जो अपना बी है दिनकर गुप्ता, तो दिनकर गुप्ता NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अभी MD and CEO बने हैं। अच्छा, इन्होंने अन्नपूर्णा की चोटी फतह करने के बाद 16 दिन के बाद ही माउंट होत्से को फतह किया था, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उनकी इमेज आप एक बार देख लीजिए, ये इमेज है उनकी। इन्होंने, इनका नाम क्या है? स्कॉलजेंग रिंगजिन। इन्होंने, ये अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। इसको फतह कर लिया है। और इसके जस्ट 16 दिन के बाद उन्होंने कौन सी चोटी फतह की थी? माउंट होत्से, लहोत्से ऐसे लिखते हैं, लहोत्से या होत्से, ये इन्होंने फतह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इस मंथ में हुए हैं वो मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। जैसे जून में हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, 1 तारीख को दुग्ध दिवस और मातृ पिता दिवस मनाया गया था। फिर तेलंगाना दिवस है, और बाइसिकल डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड है, यानी आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। ब्रेन ट्यूमर डे है। 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे है। 12 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 को वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं हम।
और फिर 15 को ही वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाते हैं। 16 तारीख को मैडम गुरु अर्जुन देव जो हैं उनका हम वो अर्जुन देव की शायद पुण्यतिथि मनाते हैं। और मरुस्थली दिवस 17 मरुस्थलीकरण और डेजर्टिफिकेशन जो डे है वो मनाते हैं हम 17 जून को। 18 जून को हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाते हैं। 20 को शरणार्थी दिवस रिफ्यूजी डे। और 21 तारीख को म्यूज़िक डे योगा डे मनाते हैं 21 जून को ही। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। और 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। 26 को इंटरनेशनल सेफरर डे यानी नाविक दिवस, इनके योगदान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 27 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ एट्रोसिटीज़ विक्टिम्स के लिए मनाया जाता है। 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस यानी बीमा दिवस यानी बीमा की जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को नेशनल सांख्यिकी दिवस या स्टैटिक डे या न्यूमरोलॉजी डे मनाया था। और 30 जून को हमने वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया था। तो ये सारे डेज थे जो जून में हमने मनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। बढ़ते हैं हम आगे, कुछ डिटेल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया टॉपिक के साथ। मैं जुलाई के फर्स्ट वीक के फिर से करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।